हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को क्लास वाइज और चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। इसके पहले के वीडियो में हमने क्लास 9th के 7 चैप्टर के प्रश्नों को किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो सब्जेक्ट के अलावा जीके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस में साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 जिसका नाम है गति, तो इससे प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक गति है। किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इस परिवर्तन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस रूपों में की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु की वेग पर निर्भर करता है, जो कि नियत है या बदल रहा है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। अगला है, किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, चाल और वेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाल और वेग के बारे में दिया है। पहला है, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। देखिए कह रहा है, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है, यानी चाल बराबर क्या हो गया? चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। आगे कह रहा, और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है, यानी वेग बराबर क्या हो गया? तो वेग बराबर आपका हो गया विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, ये क्या हो गया? आपका वेग हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहला सही है। दूसरा है, वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। ये भी आपका क्या है? सही है। यानी वेग कैसी राशि हुई? तो वेग आपका सदिश राशि, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। यह आपका गलत है। चाल और वेग दोनों का मात्रक जो है यह वर्ग नहीं होता, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है सिर्फ। क्योंकि देखिए, चाल बराबर आपका दूरी बटे समय होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय क्या होता है? सेकंड। तो क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर पूछा इसमें कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा ही करेक्ट है, तीसरा गलत है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। ठीक है, वेग वस्तु के चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है, यानी वेग कैसी राशि हुई? सदिश राशि हुई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसको जो है अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ms की पावर -1 बेस को लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका तीसरा कथन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन उसका त्वरण है। यह आपका सही है। दूसरा आपका, वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की गति उसकी एक समान वृत्तीय गति होती है। यह भी आपका क्या है? सही है। इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों आपके करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरण का मात्रक है? इंपॉर्टेंट है, त्वरण का मात्रक पूछा है। इसमें क्या है? तो त्वरण का मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ms की पावर -2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये आपका ऑप्शन ए,
एक समान त्वरित गति का उदाहरण है ये। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है? एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण इसमें पूछा कौन सा है? पहला, चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, ये आपका क्या सही है। दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह, ये भी आपका क्या है करेक्ट है। तीसरा है वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल, ये भी आपका एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण है। यानी आपका तीनों सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर है बल तथा गति के नियम। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रश्न बनता है यहां से। पहला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं, ये आपका गलत है। इसे क्या कहा जाता है? इसे जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व कहा जाता है। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या होता है? जड़त्व हो जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, ये सही है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, ये आपका सही है। तीसरा है सभी वस्तुओं का जड़त्व एक समान होता है, ये भी गलत है आपका। सभी वस्तुओं का जड़त्व एक समान नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही पूछा है तो ऑप्शन बी, केवल आपका दूसरा करेक्ट है। पहला और तीसरा क्या है? गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। व्याख्या, पहला गलत है क्योंकि वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, इसलिए आपका दूसरा सही है। तीसरा आपका क्योंकि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम इसका एसआई मात्रक होता है। अगला आपका न्यूटन के गति के तीनों नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूटन के गति के तीनों नियम दिया है। पहला दिया आपका गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे, ये आपका क्या है? करेक्ट है। पहला नियम है जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, सही है ये। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तीसरा आपका गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये दोनों विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं, ये अभी आपका क्या है? करेक्ट है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे कहते हैं आप, तो आपका तीनों सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, तीनों आपके करेक्ट हैं। अगला, निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक कौन सा? इंपॉर्टेंट है, बल का पूछ रहा है एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है एफ, यानी एफ बराबर एम इंटू ए होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। यहाँ अगर बात करें हम द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण का मात्रक अभी हमने पढ़ा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इसका मात्रक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू एम एस इंटू एस की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। जब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, यानी बल का मात्रक न्यूटन, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है, ये आपका क्या है? सही है। यानी संवेग बराबर क्या हो गया? संवेग बराबर आपका हो गया m इंटू वी, यानी द्रव्यमान गुणे वेग, तो ये आपका क्या है? करेक्ट है। दूसरा, दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संचरित रहता है, ये आपका क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो, दोनों आपके सही हैं। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है? संवेग का मात्रक पूछा है। अभी हमने पढ़ा संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो आपका किलोग्राम होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? तो आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। किसका? वेग का मात्रक। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू
ms की पावर आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण है। न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण इसमें पूछा है। पहला, किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय ब्रेक लगाने पर शरीर का आगे की ओर चले जाना, ये गलत है। ये आपका पहले नियम को फॉलो करता है जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी से टकराकर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी का ही ढेरी से बाहर निकलना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये भी पहले नियम को फॉलो करता है। तीसरा है, क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक यानी फील्डर का गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचना, ये आपका करेक्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, केवल आपका 3 सही है, बाकी दोनों गलत है। पहले जो पहला कथन और दूसरा कथन ये आपका न्यूटन के प्रथम नियम को फॉलो करता है, ठीक है, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का आपका द्वितीय नियम है आपका, क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचता है, जिससे गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है, ठीक है, इसलिए चोट नहीं लगती है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। अगला है, निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का संबंध गैलीली से है। गैलीलियो की पुस्तक इसमें पूछा, इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन डी सभी पुस्तक इसकी हैं, यानी द लिटिल बैलेंस, स्टारी मैसेंजर, डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, लेटर्स ऑन द सन स्पॉट। ध्यान रखिए पूछा जाता है ये, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला, पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते। इस बात की व्याख्या निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति का द्वितीय नियम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात द्रव्यमान जितना अधिक होगा बल उतना अधिक लगेगा, और पृथ्वी की अपेक्षा वस्तु का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते हैं। ठीक है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है। कह रहा है यह नियम जो है सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वे विश्व में कहीं भी हो। यह आपका सही है, सभी पर लागू होता है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है, यह भी सही है। पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है, यह भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 यानी सभी सही है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमणपाती होता है। यह नियम खगोलीय या पार्थिव बड़ी या छोटी सभी वस्तुओं पर लागू होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबंध ना हो। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आगे है, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वीय बल को गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। नेक्स्ट आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कैपिटल जी का मान पूछा है। कैपिटल जी का मान कितना होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 6.673 × 10⁻⁻11। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका कैपिटल जी है। अगर यहीं अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें यानी स्मॉल जी की बात करें, स्मॉल जी, तो उसका मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी ms⁻⁻2 होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल जी का मान। और हम पृथ्वी का द्रव्यमान पूछें तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है तो 6.4 × 10⁶ मीटर। ये आपका पृथ्वी की त्रिज्या है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का एसआई मात्रक है, इंपॉर्टेंट है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटे
क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक मैंने बताया क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बटे क्षेत्रफल की बात करें तो आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप निकाल लिया करिए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आसानी से निकल जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए, दाब का SI मात्रक आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, होता है। वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के सम्मान में दाब के SI मात्रक को पास्कल भी कहते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, पास्कल न्यूटन बल का SI मात्रक है, ठीक है। और गुरुत्वीय स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम की पावर -2। ये आपका होता है किसका मात्रक, सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मात्रक होता है, ठीक है। अगर हम घनत्व का मात्रक पूछे तो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है किसका, घनत्व का मात्रक। ये सारे मात्रक ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, कागज की एक शीट तथा एक पत्थर को एक साथ समान ऊंचाई से पृथ्वी पर छोड़ने पर निम्नलिखित में से क्या होगा। ये पूछा गया प्रश्न है, अब पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। कागज की एक शीट तथा एक पत्थर को एक समान ऊंचाई से छोड़ने पर निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा, यानी पत्थर पहले गिरेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर कागज की एक शीट तथा पत्थर के समान ऊंचाई से एक साथ छोड़ने पर कागज पत्थर के बाद जमीन पर गिरेगा। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है। कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए वो बाद में गिरती है। मुक्त पतन में कोई वस्तु त्वरण का अनुभव करती है, किंतु वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण यानी आपका स्मॉल g उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए, परंतु पृथ्वी पर वायु की उपस्थिति के कारण जो है ऐसा संभव नहीं है। ऐसा क्यों होता है, तो वायु के कारण होता है, क्योंकि घर्षण लगता है उसकी वजह से। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला आपका दिया है, गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने पर बढ़ता है, परंतु ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता है। यह आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर या अन्य ग्रह पर भी उतना ही रहता है, परंतु भार स्थान के साथ परिवर्तित हो सकता है। ये आपका करेक्ट है, ठीक है, भार बदलता है, द्रव्यमान सेम रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला गलत है, क्योंकि गुरुत्वीय बल पृथ्वी केंद्र से दूरी बढ़ने पर कम हो जाता है या पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है, और इसका मान ध्रुवों से विषुवत की ओर घटता जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर, ही उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है। यानी भार चेंज होता है, द्रव्यमान क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। ये आपका गलत है, अपकेंद्रीय नहीं बल्कि अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है, अभिकेंद्रीय बल के कारण, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। ये आपका सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, केवल आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत है, पहला गलत है क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। अपकेंद्रीय बल पृथ्वी के आकर्षण बल यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल के कारण मिल पाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, किसकी वजह से होता है, अभिकेंद्रीय बल की वजह से होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इसलिए आपका दूसरा सही है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम, तथा त्रिज्या कितना है, 6.4 × 10⁻6 मीटर त्रिज्या है। जबकि चंद्रमा के द्रव्यमान कितनी बात करें कितना है, तो आपका 7.36 × 10⁻22, तथा त्रिज्या कितनी है, तो 1.74 × 10⁻6 मीटर क्या है, ये आपका चंद्रमा की त्रिज्या है। अगला, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में होगा। ये तो बहुत बार प्रश्न बना एग्जाम में, ठीक है, पूछ रहा है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में होगा, तो आपका हो जाएगा 1/6वां भाग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है।
चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6वां भाग ही होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तीसरा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। चौथा आपका चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। इसमें आपका पूछ रहा है उपयुक्त में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है। तो ये आपका सभी होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चारों आपके क्या है? करेक्ट है। चारों घटनाओं के पीछे का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। इन चारों की घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है, क्योंकि पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में क्या होते हैं? धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन ए, बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेटने पर बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और जब वहीं बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब लगता है, यानी जब हम खड़े होते हैं दाब क्या लगता है? अधिक लगता है। ये प्रश्न बना है आपकी बीपीएससी टीआरई 1 में बना था शायद ये। ठीक है, तो अधिक दाब तथा बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगता है। ऊंट का रेत पर आसानी से चल पाना, सेना के टैंक का रेत पर भी आसानी से चलना, किलो के सिरे पर नुकीला होना, चाकू की धार तेज होना तथा भवनों की नींव का चौड़ा होना भी इसी के कारण होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, द्रवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव के बारे में दिया है। पहला आपका दिया है किसी तरल में डुबोए जाने पर सभी वस्तुओं पर उत्प्लावन बल लगता है। तो ये आपका क्या है? सही है। किसी तरल में डुबोए जाने पर सभी वस्तुओं पर क्या लगता है? आपका उत्प्लावन बल लगता है। दूसरा आपका, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं। कह रहा है द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तैरेगी नहीं, डूब जाएगी। ठीक है। अगला आपका, द्रव के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। द्रव का घनत्व किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से नापते हैं। ये आपका सही है, तो गलत इसमें आपका दूसरा हो जाएगा। दूसरा गलत है। इसमें देखते हैं क्या पूछा है, सही की गलत। सही पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पहला और आपका क्या है? तीसरा सही है, ऑप्शन सी। देखिए, पहला सही है। सभी वस्तुएं किसी तरल में डूबने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं। इस उत्प्लावन बल का परिणाम कितना होगा, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत से पता लगाया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव कराती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह आपका किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं। द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। ठीक है, इसलिए आपका दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। द्रव का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे प्रश्न जरूर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की। दूसरा है, उन्होंने गणित की एक नई शाखा कलन की खोज की। तीसरा आपका, उन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया। इनका नाम क्या है? तो ऑप्शन डी, न्यूटन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा। तो इससे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। ये आपका सही है। आपने पढ़ा होगा कार्य बराबर क्या होगा? तो कार्य बराबर होता है आपका बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन होता है। बल लगाया तो विस्थापन कराएगा शून्य हो, तो पूरा शून्य हो जाएगा, कार्य भी क्या हो जाएगा? यानी शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला सही है।
दूसरा, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, परंतु इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। ये आपका क्या है, सही है। ये आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है, तो ये आपका सही है। तो इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो। दोनों आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन आपके सही है। कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। पहला तो आपका बल होना चाहिए और दूसरा आपका विस्थापित होना चाहिए वस्तु, लेकिन इसमें करा विस्थापन 0 है तो इसलिए कार्य 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कार्य में केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अगला आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा केवल एक ही रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरण में मान्य है। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने ऊर्जा संरक्षण को प्रयोगात्मक रूप में सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की भी खोज की। किसने, आपका जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है। कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल है, सही है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट है, ये भी सही है। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है, ये आपका गलत है। न्यूटन किसका मात्रक, अभी हमने पीछे पढ़ा, तो ये बल का मात्रक हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो आपका केवल तीसरा सही नहीं है, केवल 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऊर्जा का मात्रक देखिए, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक भी वही होता है यानी जूल, जो कार्य का होता है अर्थात जूल। शक्ति का मात्रक वाट और न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का है। अगला, किसी तीर के एक सिर को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा, ये पूछा जाता है कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए या अन्य कार्य में उपयोग में नहीं आती है। धनुष की तनित डोरी को खींचने पर ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और यही ऊर्जा डोरी छोड़ने पर तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा, किसी वस्तु की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है ध्वनि। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। पहला प्रश्न में, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, ये गलत है। ध्वनि तरंग कैसी, अनुदैर्ध्य तरंग है, तो ये गलत है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका, किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के संचरण के कारण होता है, ये भी आपका गलत है। तीसरा आपका, ध्वनि तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती है, ये भी क्या है, आपका गलत है। इसमें पूछा क्या है, सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, तीनों सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं ध्वनि तरंगे कैसे तरंग है, अनुदैर्ध्य, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचारित होता है, अतः ध्वनि वस्तुओं के कंपन के कारण उत्पन्न होती है, परंतु किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के विक्षोभ के संचरण के कारण होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती हैं, इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर नहीं है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी व्याख्या किया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम इन्हीं के सम्मान में हर्ट्ज रखा गया है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, सभी को पता है। इन्होंने ही जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की प्रयोगों द्वारा पुष्टि की थी। अगला, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला आपका क्या रहा है, तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका मोटा या पतला होना निर्धारित होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। ये आपका सही है। इसमें कौन सा कथन सही पूछा था? ऑप्शन बी, केवल आपका दूसरा करेक्ट है। देखिए पहला गलत है, क्योंकि ध्वनि का वह लक्षण जिससे उसके मोटे या पतले होने का निर्धारण होता है तारत्व कहलाता है। ये ध्यान रखिए, क्या कहा जाता है उसे? तारत्व। दूसरे शब्दों में किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस रूप में अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं। यदि आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होता है, तथा आवृत्ति निम्न है तो तारत्व भी क्या होगा? आपका निम्न होता है। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? उसकी ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। जबकि प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया अथवा संवेदनशीलता है। यद्यपि दो ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती हैं, फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील हैं। नेक्स्ट आपका ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा आपका ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। सही है, पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था इसके बारे में, पिछली क्लास में पढ़ा था। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, सही है। दूसरा है ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, गलत है, घटती है। ठोस में सबसे ज्यादा होती है चाल, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका अगला है तीसरा, माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। ये आपका क्या है? करेक्ट है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो सही पूछा इसमें कौन सही है? तो आपका पहला और तीसरा ऑप्शन में कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला सही है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है। और दूसरा गलत है, क्योंकि ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? घटती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः संचरित होने वाले माध्यम की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर यही बात करें 22 डिग्री पर कितना होता तो 344 होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ताप यानी ताप पर निर्भर करता है। देखिए 25 डिग्री पर ध्वनि की चाल दी यहाँ पे सबका चाल दिया है। ठोस में दिया आपका एल्युमिनियम, निकेल, स्टील, लोहा, पीतल, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक, अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ध्वनि बूम जिसे सोनिक बूम कहते हैं, पराध्वनिक गति के कारण उत्पन्न प्रघाती तरंगों से संबंध वायुदाब में परिवर्तन से उत्पन्न बहुत तेज और प्रबल ध्वनि है। यह आपका सही है। दूसरा है, किसी ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इको सुनने के लिए जो है मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना आवश्यक है। अनुरणन यानी रिवाइब्रेशन, बारंबार परावर्तन से ध्वनि में अस्थायित्व की एक स्थिति है। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी सही है आपसे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्टेथोस्कोप से चिकित्सक रोगी के हृदय की धड़कन सुन सकता है। यह आपका सही है। दूसरा, सिनेमा हॉल की छत वक्राकार बनाई जाती है जिससे ध्वनि का बारंबार परावर्तन ना हो और ध्वनि स्पष्ट सुनाई जा सके। तो यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर, केवल आपका पहला सही है। पहला सही है। दूसरा कथन गलत क्यों है? क्योंकि सिनेमा हॉल, कंसर्ट हॉल तथा सम्मेलन कक्षों की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। इसका ध्वनि के बार बार परावर्तन से कोई संबंध नहीं है। लाउड स्पीकर के आकार भी इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम ध्वनि की श्रव्यता के परिसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया प्रश्न है ये। पहला है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। तो ये आपका क्या है? सही है। व्हेल तथा हाथी अश्रव्य, जबकि डॉल्फिन और चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करने में सक्षम है। ये भी सही है। सामान्य मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये पूछा गया है, यही प्रश्न बना था पिछली बार। तो ये आपका सही है ये भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उपयुक्त कथन सही है। सामान्य मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर यानी सुनने की क्षमता की बात हो रही है, लगभग कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य कहते हैं।
20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को क्या कहा जाता है? अवश्रव्य कहा जाता है। तथा 20,000 हर्ट्ज के अधिक की ध्वनियों को पराश्रव्य, अगर 20,000 से अधिक हो तो क्या कहा जाता है? उसे पराश्रव्य कहा जाता है। ठीक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे आपका कुत्ते, ये आपका 25,000, 25 के का मतलब 1000, 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। परंतु जैसे जैसे व्यक्तियों की आयु बढ़ती जाती है, उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही होते जाते हैं। राइनोरिसस यानी गैंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अवश्रव्य का उपयोग करके संपर्क स्थापित कर सकता है। व्हेल तथा हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियां सुन सकते हैं। भूकंप आने से पूर्व कुछ जंतु परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः इन जंतुओं को सावधान कर देती है। डॉल्फिन, चमगादड़, पावरपाई तथा चूहे पराध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। इनकी रेंज भी जरूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये पॉइंट आप इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, ऐसे भागों की सफाई जहां तक पहुंचना कठिन है। दूसरा, धातु के ब्लॉक पिंडों में दोषों की जांच। तीसरा, गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में तोड़ना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा पराश्रव्य ध्वनियों या पराध्वनियों के अनुप्रयोग हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो, सभी में ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पराश्रव्य ध्वनियां अवरोध की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकते हैं, अतः उद्योग व चिकित्सा में इनके बहुत अनुप्रयोग हैं। वस्तु के ऐसे भाग जहां पहुंचना कठिन है, जैसे आपका सर्पिलाकार नली, विषम आकार की पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि को साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखकर इसमें पराध्वनि तरंगे भेजते हैं। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं और वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। ठीक है। ये सब किसके पराध्वनि के प्रयोग हैं। धातुओं के ब्लॉकों में दोषों का पता लगाने के लिए इनसे पराध्वनि तरंगों को गुजरा जाता है। यदि थोड़ा सा भी दोष यानी दरार आदि होता है तो पराध्वनि तरंगे परिवर्तित हो जाती हैं, जो दोष की उपस्थिति को दर्शाती हैं। वहीं साधारण ध्वनि की तरंगदैर्घ्य अधिक होने का कारण वे दोष युक्त स्थान के कणों से मुड़कर पार निकल जाती हैं, यानी परावर्तित होकर लौटती नहीं है। इसलिए इस कार्य में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका पराध्वनि की किया जाता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। गलत है ये। वायु नहीं, जल होगा। ठीक है। जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, तब सही होगा। जल होता तब सही होता, यानी गलत है ये। दूसरा, चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन की खोज के लिए पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करते हैं। ये आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है। ये आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपका दूसरा सही है, पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। पराध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पराध्वनि तरंगों से मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये आपका क्या है? करेक्ट है। दूसरा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तथा अल्ट्रासोनोग्राफी में पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन आपके क्या है? सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराध्वनि संसूचक यंत्र का प्रयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इस तकनीक में पराध्वनि तरंगे शरीर के ऊतकों में गमन करती हैं तथा उस स्थान से परावर्तित हो जाती हैं जहां ऊतक के घनत्व में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाता है। या संसूचक शरीर की असमानता जैसे आपका पित्ताशय तथा गुर्दे की पथरी और विभिन्न अंगों में आपका ट्यूमर का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच एवं जन्मजात दोषों तथा उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है मानव कर्ण यानी कान। पहला क्या रहा? श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। तो यह आपका क्या है? सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला ही आपका क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव कर्ण श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले
दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है जो श्रवण तंत्र का से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। बाहरी कान की बात करें, आपका परिवेश से परिध्वनि को एकत्रित करते हैं। इस ध्वनि से श्रवण नलिका के सिरे पर उपस्थित कर्ण पटल झिल्ली कंपन करती है। मध्य कर्ण में विद्यमान 3 हड्डियां आपका इन कंपनों को कई गुना बढ़ाकर आंतरिक कर्ण संचारित कर देती हैं। आंतरिक कर्ण में कड़ावर्त द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और अंत में मस्तिष्क इन्हीं ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसका आप ऐसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका हम बीमार क्यों होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम बीमार क्यों होते हैं, देखते हैं। इसमें मिलान करना है। व्याधि दिया है और क्या दिया है, कारक दिया है। पेप्टिस वर्ड दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले का आपका हो जाएगा बैक्टीरिया। किसकी वजह से, बैक्टीरिया। डेंगू बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेंगू किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। ठीक है। फील पाँव की बात करें तो फील पाँव किसकी वजह से होता है, तो फील पाँव आपका होता है क्रीम की वजह से, कृमि। और मलेरिया आपका प्रोटोजोआ, कई बार बता चुका हूं इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगे देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। एंटीबायोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंटीबायोटिक, ये प्रश्न बनता है, ये सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। ये आपका क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन पहला सही है। दूसरा, ये वायरस संक्रमण पर भी कारगर साबित होते हैं, ये गलत हो जाएगा। आपका केवल आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। एंटीबायोटिक सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। उदाहरणतः बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोश का भित्त बना लेते हैं। पेनिसिलिन उनकी इस प्रक्रिया को बाधित कर देता है, जिस कारण वे कोश का भित्त नहीं बना पाते और सरलता से मर जाते हैं। मानव की कोशिकाओं में कोश का भित्त नहीं होती है, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव उन पर नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। वायरस में बैक्टीरिया के जैसा कोई मार्ग नहीं होता जिसे बाधित करने से उनकी मृत्यु हो जाए। इसी कारण कोई एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावी नहीं है। हालांकि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षय रोग वायु द्वारा संचरित हो सकता है। दूसरा है आपका हैजा दूषित पानी से संचरित हो सकता है, ये आपका करेक्ट है। दूसरा आपका एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचारित हो सकते हैं, गलत है। ये आपका पहला और दूसरा सही है, तो यानी ऑप्शन ए, केवल आपका पहला और दूसरा सही है। देखिए, क्षय रोग वायु द्वारा तथा हैजा दूषित जल द्वारा संचारित हो सकता है, इसलिए आपका पहला दूसरा सही था। एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त हस्तांतरण, गर्भावस्था में रोगी माता से शिशु को अथवा माता द्वारा शिशु को स्तनपान द्वारा भी संचरित हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, करेक्ट है। ये आपका क्या है, सही है। एड्स किसकी वजह से होता है, तो आपका HIV वायरस की वजह से होता है। और ये क्या करता है, तो आपका इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, तो ये आपका सही है। दूसरा, गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलताओं को दर्शाते हैं, ये भी आपका सही है। तीसरा, टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जा सकता है, ये आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, 1 2 3 आपका तीनों सही है। HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में आ जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार HIV एड्स से बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता है। प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में प्रवेश करने वाले रोगों से लड़कर उन्हें समाप्त करता है, इसलिए गंभीर संक्रामक रोग से दर्शाते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से लड़ने में असफल हो रहा है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन तथा पोषण आवश्यक है। टीकाकरण का सामान्य नियम है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। तो ये आपका क्या है, पहला क्या है, वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं
और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारे मशीनरी का उपयोग करते हैं। ये बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है, ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की, ये भी आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है प्राकृतिक संपदा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं, बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये। दूसरा है बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते, ये भी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, दोनों सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% का एक छोटा सा भाग है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दो बिंदुओं से स्थिर होती है। पहला आपका हरे पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। दूसरा है बहुत से समुद्री जंतु जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। अगला, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को पूरे वर्ष भर नियत रखता है, बिल्कुल कब क्या है, सही है। दूसरा है वायुमंडल जलीय भाग द्वारा परावर्तित किए जाने वाले विकिरण से गर्म होता है, क्योंकि स्थल मंडल विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, ये आपका कथन गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक आपका सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, वायु उष्मा की कुचालक है, इसलिए वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहां तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है, इसलिए पहला सही है। कथन दूसरा गलत है, क्योंकि स्थलीय भाग भी विकिरण का परावर्तन करते हैं। इन्हीं स्थलीय तथा जलीय भागों से होने वाले विकिरण के परावर्तन तथा पुनर्विकिरण से वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति से पवन का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका दिन के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है, ये आपका गलत है, समुद्र से स्थल की ओर होती है, तो गलत है। तीसरा आपका पृथ्वी का घूर्णन हवाओं को प्रभावित करने वाला कारक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और तीन आपका करेक्ट है। देखिए, जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है, इसलिए दिन के समय स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होगी। ये वायु ऊपर उठती है और वहां कम दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है, इसलिए आपका दूसरा कथन गलत हो। देखिए, कह रहा है जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है, यानी जो स्थल होता है, ये आपका स्थल है, ये आपका जल है, तो ये आपका स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हवा, तो हवा कैसे चलती है, आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो आपका जो समुद्र, यानी यहाँ पे हाई प्रेशर होता है समुद्र की सतह पर, तो हाई प्रेशर से लो की तरफ आपका चलता है, यानी समुद्र से स्थल की ओर दिन के समय चलती है हवा। तीसरा कथन सही है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल के असमान विधियों के गर्म होने के अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी हवा को प्रभावित करते हैं, जिनमें पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं भी शामिल हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवाष्प के संघनन में धूल के कण छोटे नाभिकों के रूप में कार्य करते हैं। पहला करा आपका जलवाष्प के संघनन में धूल के कण छोटे नाभिकों के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक, ये तो बिल्कुल गलत है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा। आपका केवल एक आपका सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। ह्यूमस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ह्यूमस के बारे में पूछा है। पहला, यह सड़े गले जीवों का अंश है, बिल्कुल सही है। यह मृदा की संरचना का मुख्य कारक है, ये भी सही है। यह मृदा को सारंध्र बनाता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीव रूप नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स में बदलने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल सही है ये आपका। दूसरा आपका बिजली चमकने से उत्पन्न उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं, ये भी आपका क्या सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, दोनों आपके सही हैं। ठीक है, अगला है कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन चक्र के बारे में यहाँ पे पूछा। पहला, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज बनाने में होता है, बिल्कुल सही है, अभी हमने पीछे पढ़ा था।
दूसरा, जीवों द्वारा श्वसन की क्रिया के माध्यम से ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है। ये भी आपका क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं के द्वारा लौटती है। बिल्कुल आपका सही है। दूसरा, सभी जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन एक अनिवार्य तत्व है। ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका, केवल आपका पहला सही है। ऑप्शन पहला इसका करेक्ट है। देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं श्वसन, दहन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में होता है, जबकि ऑक्सीजन केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं के द्वारा लौटती है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस प्रकार जो है आपका पहला सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, परंतु कुछ जीव, मुख्यतः आपका बैक्टीरिया हो गया, त्वची ऑक्सीजन द्वारा जहरीले हो जाते हैं। वास्तव में बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विषैली गैस है, कह रहा है यह एक विषैली गैस है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्रिया करके पृथ्वी से लौटने वाले विकिरणों के लिए एक अवैध परत बनाती है। तीसरा, आपका यह सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों का अवशोषण करती है। यह आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए, ऑक्सीजन के सामान्य द्विपरमाणुक अणु के विपरीत ओजोन विषैली होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC क्लोरीन तथा फ्लोरीन से संयुक्त कार्बनिक यौगिक है। CFC क्लोरीन तथा फ्लोरीन से युक्त कार्बनिक यौगिक है। ये बहुत ही अस्थायी होते हैं तथा किसी जैव प्रक्रिया द्वारा भी विघटित नहीं होते हैं। वे ओजोन परत के समीप पहुंचकर उसके अणुओं से क्रिया करते हैं, जिससे ओजोन की परत में कमी आती है और छिद्र निर्मित होने लगता है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। कथन आपका तीसरा सही है, क्योंकि ओजोन परत जीवों के लिए एक रक्षा परत का कार्य करती है। या सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करती है। सभी को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट, खाद्य संसाधनों में सुधार चैप्टर है। ठीक है, इसमें देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों पर विचार कीजिए। करा कौन सा सुमेलित है? तो चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सही पता है। मूंग में आपका प्रोटीन, मूंगफली में वसा, सभी सुमेलित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा चारा फसल या फसलें हैं? तो आपका वर्षीम, जई, सूडान घास, ये आपका क्या है? चारा फसल है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, चारे के लिए प्रयोग होता है इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है? कहा रबी और खरीफ का सही युग्म नहीं पूछा इसमें। तो आपका गेहूं तो रबी का है, धान भी आप खरीफ का है, सही है ये। उड़द और सोयाबीन, उड़द और सोयाबीन नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर। बाकी सरसों भी रबी का है, अरहर आपका खरीफ का है। अलसी की बात करें रबी का, मक्का आपका खरीफ का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी फसलें जो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर में उगाई जाती हैं खरीफ फसलें कहलाती हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द खरीफ की फसलें हैं। ये ध्यान रखिए, उड़द खरीफ की है। ऐसी फसलें जो शीत ऋतु नवंबर से अप्रैल में उगाई जाती हैं, आपका कौन सा होता है? आपका रबी की फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब रबी की फसल है। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल से ही प्रश्न बनता है इसमें। अगला, पौधों को पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधों को पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा, पौधों को बृहद पोषकों की प्राप्ति जल से होती है। दूसरा, पोषक के रूप में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन वायु से प्राप्त करते हैं। ये आपका करेक्ट है। केवल आपका 2 सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों के लिए 16 पोषक तत्व पदार्थ आवश्यक है। इनमें से 13 पोषक पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, मृदा से प्राप्त करते हैं, ठीक है, ना कि जल से। पौधों को 13 में से 6 पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें बृहद पोषक कहते हैं। तथा शेष 7 पोषकों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। ये हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन और पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, इसलिए दूसरा सही था। इन पोषक तत्वों की सूची, ये आपका उनके पोषक तत्व हैं। हवा का आपका बात करें, हवा से क्या लेते हैं? तो आपका कार्बन और ऑक्सीजन। पानी से तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और मृदा से आपका बृहद पोषक, इसमें आपका नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पौधों के लिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस,
पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये कहाँ से? मृदा से। और जो सूक्ष्म पोषक होता है इसमें आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन, ये आपका मृदा से प्राप्त करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद के बारे में यहाँ पे दिया है। तो पहला कर आपका, यह रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता घटाती है तथा चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाती है। पहला कह रहा है यह रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता घटाती है तथा चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है। दूसरा आपका, वर्मी कंपोस्ट एक खाद है जो केंचुओं की सहायता से तैयार के सही है ये। हरी खाद फसल उगाने से पहले खेतों में उगाई जाती है तथा बाद में उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये भी आपका सही है, इसे हरी खाद फसल कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है, पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? ये खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है जो मिट्टी की संरचना में सुधार करती हैं। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है तथा चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता। इसलिए आपका पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका, कार्बनिक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बनिक खेती के बारे में यहाँ पे पहला है, इसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। ये बिल्कुल करेक्ट है। यही आपका क्या है? कार्बनिक खेती, जिसे आप जैविक खेती के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। उर्वरकों के अधिक प्रयोग से ये जल प्रदूषण का कारण बनते हैं और इनका सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः प्राप्ति नहीं हो पाती है। इससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट आपका, अनाज भंडारण के संबंध में निम्नलिखित में से किनका प्रयोग जैव कीटनाशकों के रूप में किया जाता है? जैव कीटनाशक के रूप में पूछ रहा है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका हल्दी का प्रयोग किया जाता है और नीम की पत्ती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। केवल आपका पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फसल पैटर्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फसल पैटर्न के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला करा आपका मिश्रित फसल। ये मिश्रित फसल क्या होती है? तो दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ ही खेत में उगाना, ये आपका मिश्रित फसल कहलाती है। और अंतरा फसलीकरण क्या होता है? दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाना, यह आपका क्या होता है? अंतरा फसलीकरण होता है। और फसल चक्र क्या होता है? किसी खेत में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फसलों में खरपतवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बना भी है। पहला, खरपतवार पोषक तत्वों का उपयोग कर पौधों की वृद्धि को कम करते हैं। बिल्कुल सही है। ग्रीष्म काल में हल से खेतों की जुताई खरपतवार की एक निरोधक विधि, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला आपका दिया इसमें रेड सिंधी, जर्सी, ब्राउन स्विस, साहिवाल। इसमें करा कौन सा जो है देसी नस्ल है? ठीक है, देसी नस्ल की गाय पूछा इसमें। तो देसी आपका रेड सिंधी और साहिवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 4। बाकी का ब्राउन स्विस और जर्सी, ये भी गाय की नस्ल है, लेकिन ये आपका ये विदेशी नस्ल है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कुक्कुट पालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुक्कुट पालन के बारे में दिया है। अंडों के लिए लेयर मुर्गे का पालन किया जाता है, बिल्कुल सही है। और मांस के लिए ब्लोरर चूजों को पाला जाता है, ये आपका सही है भी। अंडे के लिए किसका? लेयर का। और मांस के लिए ब्रोलर का। तो ये आपका ऑप्शन सी, दोनों आपके क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मोरी कल्चर का संबंध है। मोरी कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भोजन के लिए समुद्री मछलियों के संवर्धन से है मोरी कल्चर। ऑप्शन ए। देखिए, मोरी कल्चर जिसे सागरीय कृषि कहा जाता है का तात्पर्य खाने योग्य समुद्री जीवों जैसे मछलियों का भोजन के प्रयोग के लिए संवर्धन करने से है। यह एक्वाकल्चर की एक विशेषीकृत शाखा है, अतः ऐसे समुद्री मछलियों व जीवों का आर्थिक महत्व है। कुछ समुद्री मछलियों का भोजन के अलावा भी आर्थिक महत्व है, जैसे आपका ऑयस्टर। इनका संवर्धन मोतियों के लिए किया जाता है, यानी इनका पालन किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोरी कल्चर का संबंध आपका भोजन के लिए समुद्री मछलियों के लिए संवर्धन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक,
दोस्तों इसमें आपका टोटल कितने चैप्टर थे? टोटल इसमें आपका 15 चैप्टर थे। ठीक है, हमने सारे चैप्टर के प्रश्नों को कर लिया और इसके आगे हम अब क्लास 10th की चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।